Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our class. Coordinating time delay uh, over current release. So coordination time interval (CTI) is the time interval between primary and remote backup. That is the difference between the time that backup relay operates and the time that the circuit breaker clears the fault under primary relay. अच्छा, लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत हमने स्टार्ट किया हुआ था कि सीटीआई क्या है कि जब जो रिलीज जब फॉल्ट अगर होता है फॉर एग्जांपल yes who has raised a hand. ओके, तो जब फॉल्ट अगर होता है सही है, तो इसने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल अभी ये एक रिले है सही है यहाँ पे और इस साइड पे है सही है और यहाँ पे सोर्स है। सो ये वाला जो रिले है ठीक है, इसको जो है यानी इसने ये सीन कर रहा है इसको ठीक है। सो ये ट्रिप होना चाहिए ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रिप नहीं होता तो क्या होगा और तो ये फॉल्ट करंट आगे जाके और इक्विपमेंट्स को डैमेज कर सकता है जिसकी वजह से फिर जो सेकेंडरी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। तो सेकेंडरी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ डिले दे देते हैं बैकअप रिले को, ताकि वो यानी प्राइमरी रिले के बाद वो उसने ज़रूर ट्रैक होना है सही। तो जितना टाइम डिले हम देते हैं उसको हम सीटीआई कहते हैं ठीक है। सीटीआई कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरवल। सो द टाइम वेट टू ऑपरेट बैकअप रिले इफ क्लोजेस इफ क्लोजेस्ट रिले जो क्लोजेस्ट रिले होता है ठीक है, अगर वो फेल होता है तो फिर बैकअप के तौर पे इसने ऑपरेट करना है सही। सो पॉइंट वन सेकेंड ठीक है, टाइम डायल सेटिंग ऑफ क्लोजेस्ट रिले प्लस 0.2 सेकेंड जो है वो सीटीआई का टाइम हो जाएगा, तो टोटल 0.3 सेकेंड टाइम के बाद ये ऑपरेट करेगा सही। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इसमें एक और टाइम भी हम ऐड करेंगे और वो है सर्किट ब्रेकर की कंटेक्ट्स के ओपन होने का टाइम सही। एक टाइम तो इसको दिया गया है कि जिसमें इसने ऑपरेट करना है ठीक है, यानी प्राइमरी ने ऑपरेट करना है, तो वो तो 0.1 सेकेंड है जिसे हम टाइम डायल सेटिंग कहते हैं। हर रिले की अपनी टाइम डायल सेटिंग होती है कि जिसपे उसने ऑपरेट करना है। और जो बैकअप है उस वो कितने टाइम के बाद ऑपरेट होगा, time dial second of the primary relay plus the CTI, the wait time of the backup relay सही। और इसके आगे जाके हम पढ़ेंगे प्लस इसमें वो टाइम ही हम काउंट करेंगे कि जिसमें सर्किट ब्रेकर ने ओपन कंटेक्ट्स ओपन करता है ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर की कंटेक्ट्स ओपनिंग भी कुछ टाइम लेते हैं, तो वो भी हमने इसके साथ प्लस करना है। तो बैकअप रिले ने इतने टाइम के बाद ऑपरेट करना है अगर प्राइमरी फेल होता है सही। सो फ्रॉम फॉल्ट करंट इंफॉर्मेशन चूज करंट टैप सेटिंग, टाइम डायल सेटिंग एंड टेकिंग इनटू अकाउंट द सीटीआई। तो हम पहले करंट टैप सेटिंग करेंगे यानी कितनी करंट पे इसको ट्रिप होना है सही। और फिर जो है हम टाइम डायल सेटिंग करेंगे और हमने जो है यानी बैकअप के लिए भी का भी इंतज़ाम करना है, तो सीटीआई जो है वो बैकअप के लिए होगा। अगर बैकअप नहीं करते तो फिर सीटीआई की ज़रूरत नहीं होगी, फिर ये दोनों तो वैसे भी प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए कारआमद होते हैं सही। अच्छा, तो इस पे एक एग्जांपल करते हैं तो उससे आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत उसको स्टार्ट किया हुआ था। अब ये क्या है, देखिए एक सोर्स है जी लेफ्ट साइड पे
और 3 बस बार हैं, बस बार 1, बस बार 2 और बस 3। सही। अच्छा, यहाँ पे रिले है B1, यानी सर्किट ब्रेकर B1, और यहाँ पे B2, B3। सही। लोड 6 MVA लोड जो है वो कनेक्ट है बस 3 के साथ, 4 MVA लोड कनेक्ट है बस 2 के साथ, और 11 MVA कनेक्ट है बस 1 के साथ। ठीक है। तो ये जो जनरेटर है ये इन सब को सप्लाई चूँकि दे रहा है, तो यहाँ से कंबाइनली कितना MVA लो, यानी इसकी रेटिंग एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 21 MVA होनी चाहिए, क्योंकि 11 इसको 11 MVA इतने लोड, ये लोड है L1 लोड है, तो इसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करना ही है, इसकी भी पूरी करनी है, इसकी भी पूरी करनी है, तो एटलीस्ट 21 MVA हो इस लोड को सप्लाई देने के लिए, अनइंटरप्टेड सप्लाई देने के लिए। अगर लोड ज़्यादा है और जनरेटर कम होगा, तो फिर आपको पता है जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि फिर लोड मैनेजमेंट की जाती है, तो फिर वही करना होगा। तो आप विदाउट एनी इंटरप्शन अनइंटरप्टेडली इफ यू वांट टू सप्लाई टू दिस लोड, so the rating of the generator must be 11 plus 4 plus 6 means 21 MVA. Okay. Now जो फॉर बी थ्री जो है, यानी 6 MVA करंट इससे, 6 MVA का जो करंट है वो इससे फ्लो कर रहा है। B2 है, इससे जो है यानी 4 MVA और 6 दोनों का लोड इससे फ्लो कर रहा है। सही। और जो ये B1 है, इससे तीनों का करंट फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, करंट यहाँ से आएगा, ठीक है, और ये L1 के लिए करंट, और ये वाला जो है यानी L2 के लिए करंट। सही। और ये वाला जो है वो L3 के लिए करंट। तो आप देख रहे हैं कि जो B1 है, इससे तीनों करंट, तीनों की लोड के करंट फ्लो कर रहे हैं। सही। और B2 से जो है यानी दो का जो है, दो जो करंट्स हैं, 4 और 6। ठीक है, ये दोनों इससे फ्लो कर रहे हैं। ये वाला अब इससे फ्लो नहीं कर रहा है। और जो B3 है, इससे सिर्फ यही 6 MVA वाला करंट ही फ्लो कर रहा है। सही। सो ये हुआ सर्किट डायग्राम। ठीक है। अच्छा, फिर ये तो हो गई है। लैगिंग पावर फैक्टर है, आपको पता है ट्रांसमिशन लाइन में अमूमन लैगिंग पावर फैक्टर ही होती है, क्योंकि इंडक्टेंस इंडक्टेंस इफेक्ट होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का इफेक्ट होता है। सही। अच्छा, हर बस पे जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट है वो ये है 3000, 2000 और 1000। सही। अच्छा, सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम, मैंने आपको बताया था कि सर्किट ब्रेकर जो है वो कुछ वक्त के बाद उसके कंडक्ट्स ओपन होंगे, तो वो क्या है, 5 साइकिल्स के बाद, यानी वो कंडक्ट्स, यानी ये 1 साइकिल, फिर ये 2 साइकिल, फिर ये 3 साइकिल, इस तरह 5th साइकिल के बाद ये ऑपरेट करेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है और ये 5 साइकिल के बाद ये सर्किट ब्रेकर ओपन करेगा, तो देखिए 60 हर्ट्ज, अब इसके लिए हम टाइम वो करते हैं, तो टाइम जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, T = 1/f। सही। सो फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर फॉर एग्जाम्पल 60, अगर 50 हर्ट्ज है तो 50 के लिए करना है, अगर 60 हर्ट्ज है तो 60 के लिए। ये एग्जाम्पल 60 हर्ट्ज के लिए है, तो 1/60। ठीक है। अगर 1 साइकिल है तो, और अगर 5 साइकिल्स हैं तो फिर ये 5/60, तो ये 5/12। ठीक है। तो 1/12 यानी 5 साइकिल्स का मतलब है, और 60 हर्ट्ज 1/12 सेकेंड के बाद ये ऑपरेट करेगा, यानी किसके कंडक्ट ओपन होंगे, कहने का मकसद है इतना टाइम ये लेता है जैसे कंडक्ट्स ओपन होने में, 1/12 सेकेंड। सही। ये CO8 रिले इसका मॉडल है, और इसकी जो करंट रेशो है, यानी आपको पता है हर उसके लिए जो है वो सीटी लगी हुई होती है, तो उसका अपना एक करंट रेशो होता है। तो 400/5 B1 के लिए, और B2 के लिए 200/5, और B3 के लिए 200। ये सारे गिवन डेटा हैं। ठीक है। गिवन डेटा है। अब आप कहेंगे यहाँ पे 400 क्यों नहीं है, तो बस ये गिवन डेटा है, आपको 4 के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके। सो ये पूरा था डाटा। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक। हम ये देखेंगे कि अगर फॉल्ट यहाँ पे आकर हुआ है, तो किस रिले ने ऑपरेट प्राइमरीली
प्राइमरीली ऑपरेट करना है और किसने बैकअप के तौर पे, अगर वो फेल होता है तो फिर बैकअप के तौर पे किसने ऑपरेट करना है। इस तरह अगर फॉल्ट यहाँ पे अगर होता है तो कौन सी रिले, ये जो फॉल्ट करंट है कौन सी रिले इसको सीन कर रहा है, किस रिले की जो रिस्ट्रिक्शन में आता है, किसने प्राइमरीली ऑपरेट करना है और किसने बैकअप के तौर पे ऑपरेट करना है, और कितने टाइम के बाद ऑपरेट करना है, तो वो सारी कैलकुलेशन हम अभी करेंगे। सही है। अच्छा, ये जो है यानी हर फेज पे, ये थ्री फेज सिस्टम में हर फेज पे हमने क्या ये रिले लगा दिया है, सीटी, ठीक है। और ये जो डॉट्स हैं क्योंकि ये डायरेक्शन को शो करती हैं, जब हम डायरेक्शनल रिले पढ़ेंगे तो फिर हम ये डॉट्स मैं आपको बता दूंगा कि अगर करंट एंटरिंग टू द डॉट्स हैं तो फिर क्या सीन होगा, अगर करंट लीविंग द डॉट्स है तो फिर क्या सीन होगा। इसमें दो वो हैं, एक है ट्रिप है और एक है ब्लॉक। सही। सो ये पर आगे जब डायरेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, फिलहाल डॉट्स को इग्नोर करना। ठीक। हर फेज पे वो किया हुआ है, इस हर फेज पे लगाने का मतलब ये है कि अगर एक फेज पे भी फॉल्ट अगर हो गया तो रिले ने ट्रिप करना है, उसने ऑपरेट करना है। ठीक। और यहाँ पे हमने CO8, यही जो पिछला पिछले हमने उसको पढ़ी तो वही रेटिंग वाली रिले हमने लगाई है। तो अब टास्क क्या है, टास्क ये है कि आपने करंट टाइप सेटिंग, TS टाइप सेटिंग इसकी डिफाइन करनी है, और TDS, ठीक है, टाइम डायल सेटिंग ये फाइंड करना है टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम फॉल्ट, अगर फॉल्ट अगर होता है तो सिस्टम जो है वो बच जाए। अच्छा, CO8 रिले के लिए हमने CTI लिया है 0.3 सेकेंड। 0.37 आपको पता है वो टाइम डिले है कि जिस पे सेकंड बैकअप ने जो है ऑपरेट करना है, अगर तो इसके साथ कंडीशन ये है कि अगर प्राइमरी ऑपरेट नहीं कर पाता तब ये ऑपरेट कर, अगर प्राइमरी ऑपरेट करना है फिर बैकअप ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। वैसे देखिए ना, रिले के ऑपरेट का मतलब क्या है कि वो लोड को सप्लाई ऑफ कर देती है, ठीक है? तो हम तो ये नहीं चाहते कि खामखा ही किसी लोड को वो सप्लाई ऑफ हो जाए जबकि वो हेल्दी रीजन है। ठीक है। अच्छा, सो सबसे पहले हम TS जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी टैब सेटिंग को हम वो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम TTS करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद TS, सेलेक्ट द TS सच दैट रिले डू नॉट ऑपरेट फॉर मैक्सिमम लोड करंट, ज़्यादा से ज़्यादा को वो ट्रिप ना करे, ठीक है। बस जिधर फॉल्ट अगर हुआ है उसी को वो करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा को वो ट्रिप ना करें। सही। सो एट B3, अच्छा B3 से हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। सही, B3। तो इसको कितना जो है वो करंट मैक्सिमम लोड करंट इसका कितना है, तो मैंने आपको बताया था कि इसको सिर्फ 6 MVA का जो लोड है वही करंट इसको मिलेगा। सो 6 MVA ये फार्मूला है, S = V I, आपने ये, ठीक है, S = V I। सो एस फॉर थ्री फेज S = √3VI। सही। और अगर आपने आई को फाइंड करना है तो फिर जो है S/√3/V। ठीक। तो इसका जो वोल्टेज होगा वो V3 है। वोल्टेज सबके लिए गिवन है वो है 34.5। ये देखें, ये जो ट्रांसफार्मर है वो सबका 34.5 किलो वोल्ट है। सही। ओके, वैल्यूज पुट की 6 MVA/√3 34.5, इससे जो लोड मैक्सिमम लोड करंट आया वो 100.4 एम्पेयर था। अब क्योंकि आपको पता है कि हमने लाइन पे सीटी लगाया हुआ है तो ठीक है कि लोड को तो इतना करंट मिल रहा है मगर जो रिले है उसको तो इतना करंट नहीं मिलेगा। अगर इतना ज़्यादा करंट रिले को मिल गया तो वो तो डैमेज हो जाएगा। हम रिले के साथ टैक्टिस ये करते हैं कि हम उसको लो करंट पे डिज़ाइन करते हैं, और उसके लिए हम ये तरीका करते हैं कि हम सीटी लगा लेते हैं, फिर हम स्केलिंग करते हैं। हम कहते हैं कि 50 जो एम्पेयर है उसका मतलब है, और सेकेंड साइड पे अगर 1 एम्पेयर आएगा तो इसका मतलब होगा कि वो 50 है, अगर 2 आएगा तो हम कहेंगे वो 100 है, अगर 3 आएगा तो हम कहेंगे कि 150 एम्पेयर। ठीक है। तो जो रेशियोज हैं, टर्न रेशियो, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अभी करंट कितना है। सही। सो जो रिले है सेकेंडरी साइड पे उसको करंट कितना आएगा,
तो IL3 जो यहाँ पे हमने फाइंड किया है डिवाइड बाय एक CT रेशो, ठीक है, CT रेशो फॉर 3 यहाँ पे इसके लिए, ठीक है। तो जो B3 है इसका CT रेशो है 200:5, सो 200 डिवाइड बाय 5, इससे आया 2.51। अच्छा, अब हमने TS यानी जो टैप सेटिंग है फॉर रिले 3, वो हमने क्या रखना है, वो हमने जस्ट एबव 2.5 जो होल नंबर में हो, यानी अब 2.5 से जो है वो होल नंबर में ऊपर वो 3 एम्पेयर है। सो इट मीन्स कि जब 3 एम्पेयर आएगा तो तब ये ट्रिप रिले 3 ट्रिप कर लेगा। सही, ये हमने इस जो लोड इस पर लगा हुआ है और जो करंट इसको मिल रहा है 100.4 एम्पेयर, इसके हिसाब से 3 एम्पेयर की, और अगर वो ये हो CT रेशो ये हो तो फिर जो है अगर CT रेशो चेंज हो जाए तो फिर ये TS भी चेंज हो सकता है, ठीक है। So अब इस for from the relay characteristic, select for B3 relay a 3/8 tape setting which is the lowest TS above 2.5, इन्हें 4 आपने नहीं रखना, ठीक है ना, बल्कि क्लोजेस्ट आप लोगों ने वैल्यू रखनी है, ठीक है, जस्ट above दिस, above रखनी है, बिलो नहीं रखनी, सही है ना, क्योंकि फॉल्ट करंट भी है तो इसके इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा से अगर ये हेल्थी करंट है अगर ज़्यादा होगा तो तब ये फॉल्ट कहलाएगा, ठीक है ना। 2.51 तक क्या है, हेल्थी करंट है जो कि लोड को मिल रहा है। अगर इससे बढ़ जाएगा तो फिर हम उसको फॉल्ट करंट के तौर पे लेंगे। अच्छा, अब B2 है, मैंने आपको बताया था कि B2 से दो बसेस का डेटा गुजर रहा है, ठीक है, 4 का भी और 6 का भी इसके थ्रू गुजर रहा है। 1 का तो चलो यहाँ पे वो चला गया, मगर 2 से इन दोनों का करंट गुजर रहा है, so, इसलिए हम दोनों के लोड जो एस वैल्यू है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे SL3 डिवाइड बाई 3 था, अब यहाँ पे SL2 प्लस SL3, ने दोनों का करंट इससे गुजर रहा है कंबाइन, डिवाइड बाई √3, और V2 सबका V1 ये जो सेकेंडरी वो है वो ट्रांसफार्मर का वो सबका सेम है, वो 34.5 है, ठीक है। सो 4 ये अब वैल्यू डायग्राम से देख सकते हैं, ये 4 है और ये 6 है, ठीक है। सो 4 + 6, तो ये आ गया 167.3। मैंने आपको बताया कि ये लोड करंट है, ये CT रिले को जो करंट मिलता है वो CT के बाद जो करंट होता है वो मिलता है। तो CT इसका जो CT है, ठीक है, वो भी 200:5 है। सो 200:5, 167/200/5, इससे आगे 4.18। तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर फ्रॉम द रिले कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्ट फॉर BT B2 रिले 5, यानी जस्ट अबव 4.18 से अबव कितना जो होगा क्लोजेस्ट, वो 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर टैप सेटिंग। तो ये TS3 होगा, यानी टैप सेटिंग फॉर रिले 3 और टैप सेटिंग फॉर रिले 2 विच इज़ द क्लोजेस्ट। पहले हम टैप सेटिंग करते हैं, फिर हम TDS का बाद में करेंगे। अच्छा, सो 4.18 से जस्ट अबव जो है वो 5 एम्पेयर है, तो इसके लिए 5 एम्पेयर। अब B1, ठीक है। सो B1 में आपको पता है तीनों का करंट जो है वो फ्लो अप कर रहा है, ठीक है, इससे इससे जो है यानी इससे देखिए 11 का करंट भी फ्लो कर रहा है, 4 का भी और 6 का भी, तीनों। इसलिए ये होगा 11 + 4 + 6 डिवाइडेड बाई √3 और फिर 34.5, इससे आगे 351। तो ये अब 351 डिवाइड बाय इसका जो करंट रेशो अब वो 200:5 नहीं है बल्कि 400:5 है, तो इसलिए 400:5, इससे आ गया 4.39 एम्पेयर। ओके, फ्रॉम द रिले अब फिर वही सीन होगा, इससे जस्ट अबव कितना है वो 5 बनता है। सो फ्रॉम द रिले कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्ट फॉर B1 रिले 5 एम्पेयर टैप सेटिंग TS, अब इसको हम TS1 कहेंगे, विच इज लोएस्ट TS अबव 4.39, जो कि 4.39 से फिर लोएस्ट 6 है, वो तो लोएस्ट नहीं बनता ना, 5 लोएस्ट बनता है, ठीक है। तो अबव को भी देखना है मगर लोएस्ट अबव को देखना है। अबव में पर लोएस्ट वैल्यू जो होगी, अबव में 5 भी आता है, 6 भी आता है, 7 भी आता है, 8 भी, सारे अबव है, मगर लोएस्ट अबव जो है वो क्या है, 5 है। अच्छा, ये हुआ स्टेप 1 कंप्लीट, यानी हमने TS वो फाइंड कर ली है, ठीक है। अब हम TDS टाइम डायल सेटिंग, वो करंट के लिए था, ये सारे करंट के
4.3 फिर 5 एम्पेयर, ये भी करंट की सेटिंग, इसके लिए भी 5 एम्पेयर करंट की सेटिंग, और इसके लिए 3 एम्पेयर करंट की सेटिंग। अब हम टाइम की सेटिंग करते हैं, सही। सो select the time dial setting. Relay are coordinated for maximum fault current. Start with relay farthest from the source. So start with B3, जो कि सबसे जो सोर्स से जितना दूर होगा वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, ताकि हमें प्राइमरी और बैकअप का सही तरीके से अंदाज़ा हो सके, ठीक है। तो देखिए ये अब फॉर एग्जांपल B3 है और फॉल्ट यहाँ पे अकर हुआ, सही सही। ये B3 है और फॉल्ट हम जो है वो यहाँ पे आकर, सो जो फॉल्ट यहाँ पे आकर करेंगे तो कौन सा रिले ऑपरेट करेगा, प्राइम रिले, ठीक है, वो देखना होगा और उसका टाइम कितना होगा, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे इसी फॉल्ट के लिए फिर बैकअप जो है वो बैकअप वो कौन सा रिले होगा और उसका फिर टाइम कितना होगा, ठीक है। फिर हम फॉल्ट जो है यहाँ पे आकर कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि अब जो है ये किस रिले की जुरिसडिक्शन में आता है और प्राइमरीली किस रिले में ऑपरेट करना है और उसका टाइम क्या होगा, और अगर वो फेल हो जाए, ऑपरेट ना हो पाए, तो फिर बैकअप के लिए कौन सा रिले ऑपरेट करेगा और उसका टाइम क्या होगा। सो ये जो है TDS में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। तो पहले हम फॉल्ट यहाँ पे आकर करते हैं, ठीक है। जस्ट राइट टू दी B3। ओके, सो ये देखिए वो पोर्शन लिया है B3 का, ठीक है। सो लार्जेस्ट करंट flowing through B3 is 2000 ampere. Fault at bus 2 just to the right of B3। सो ये इसके साथ क्लोजेस्ट है, ठीक है, तो जाहिर बात है ये वाला ऑपरेट करेगा, सही। सो I3 डैश फॉल्ट डिवाइडेड बाई I3 पिकअप, अगर आपको क्या था तो हम ये फॉल्ट पिकअप रेशो फाइंड करते कर्व में जो है वो हम इस तरह करते थे, ठीक है। जो तो I डिवाइड बाई आई सेट सेट वैल्यू, ठीक है। सो उसके लिए तो अब इसके लिए हम फाइंड करेंगे, ये जो एस की वैल्यू है वो 2000 है, 2000 डिवाइडेड बाय जिस तरह हम यहाँ पे करते थे 2000 डिवाइडेड बाय करंट रेशो, सही। सो इसके लिए 2000 है ये बस टू के लिए, सही। यहाँ पे फॉल्ट अगर हुआ है तो फिर ये भी ये इस बस के साथ एसोसिएटेड है, तो इसलिए हम ये वाला लेंगे मैक्सिमम फॉल्ट करंट। सो 2000 और 2000 डिवाइडेड बाय द करंट रेशो, करंट रेशो ज़रूर करना है ताकि हमें पता हो कि जो CT के बाद जो रिले को करंट पहुंचेगा वही हम लेंगे, ठीक है। तो 2000 डिवाइड बाय दी दी और फिर टू का रिले टू का देखिए टू, ये वाला, ठीक है। टू B3 के लिए 200 रेशो 5 है, सही। सो 200/5 डिवाइडेड बाय टी एस थ्री की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर चुके थे, याद है आपको, ये रही TS3 की वैल्यू, ठीक है। सॉरी, हाँ ये TS3 की वैल्यू है 3 एम्पेयर। सो TS3 की वैल्यू 3 एम्पेयर है, तो ये यहाँ पे लिख दी क्योंकि हमने फर्दस्ट से स्टार्ट किया है बे- जब फॉल्ट यहाँ पे आकर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो TS वैल्यू थी वो TS3 थी, जो 3 आई। अब 16.7 आ गया है, सही। सो ये अब रेशो है फॉल्ट पिकअप रेशो 16.7। अब 16.7 को हमने कर्व में देखना होगा कि आपको अगर याद हो तो वो हमने कर्व इस तरह मुख्तलिफ कर्व्स हमने पढ़े थे, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी, तो हर एक का टाइम वो अलग था, सही। सो कोई भी कर्व आप ले सकते हैं। अब या इस साइड पे ये वाला ये रेशो था, फॉल्ट टू पिकअप रेशो था, ठीक है, आई ओवर आई प्राइम ओवर आई आई था अगर याद हो, और इस साइड पे टाइम था, सही। तो अब तक तो हमें यानी TS की वैल्यू तो थी हमारे पास, मगर हमें ये वैल्यू चाहिए क्योंकि इस कर्व से अगर हमने टाइम को देखना है कि ये कितने टाइम में ऑपरेट करेगा, सही। तो मैंने आपको अभी बताया कि हम जब फॉल्ट अगर हो जाए तो हम ये देखेंगे कि कौन सी रिले ऑपरेट करेगी और कितने टाइम के बाद। ये तो हो गया कि B3 ऑपरेट क्योंकि ये क्लोजर है इसके साथ, और दूसरा ये है कि
कितने टाइम की बात करेंगे तो अब वो हम यहाँ से कर्व से फाइंड करना करेंगे, मगर कर्व में हम कौन सा कर्व लेंगे, एक तो ये बात, ठीक है। ये देखिए 0.5 वाला कर्व था, अगर आपको याद हो, ये 1 वाला था, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ये 4 वाला कर्व। इसमें हमने कौन सा कर्व लेना है। और फिर ये दूसरी बात ये कि हमने एक्स एक्सिस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू तो ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। एक्स एक्सिस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वाई एक्सिस की वैल्यू फाइंड होगी ना। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली इस तरह, 2000 डिवाइड बाय करंट रेशो डिवाइड बाय टी एस। तो यहाँ पे टी एस 3 है, तो इसकी वैल्यू 3 है, तो 16.7 आ गई। अब यहाँ पे हम इसका पहले हम कर्व सेलेक्ट कर लेंगे। हम हम ये वाला कर्व सेलेक्ट कर लेंगे, कर्व सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये है कि जो अगर फॉल्ट देखिए यहाँ पे अगर हुआ है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू यानी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, सही। जिसकी वजह से करंट की वैल्यू कम होगी, अगर जब यहाँ पे फॉल्ट अगर होगा तो फिर एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ठीक है। तो वी डिवाइड बाई एक्स अगर हम करेंगे तो उसकी वैल्यू फिर क्या होगी, करंट ज़्यादा आएगा, सही है ना। सो इसलिए हम ये वाला कर्व इस केस में कि जब फॉल्ट यहाँ पे अगर हो जाए तो हम ये वाला कर्व सेलेक्ट कर लेंगे, और हम टाइम देख लेंगे कि कितना टाइम आ रहा है, सही। फर्स्ट क्लास में हमने ये कर्व्स पढ़े थे, तो उस कर्व से इन्होंने ये लिए हैं, देखिए 16.7 आ गया है, ये देखिए आई प्राइम और आई, चूंकि थ्री बी थ्री के लिए हम कर रहे हैं तो इसलिए 3 3 इन्होंने लिख दिया है। सो फॉल्ट पिकअप रेशियो 16.7 है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमने 0.5 टी डी एस का रिले वो कर्व लिया है, ठीक है, 0.5। तो उस हिसाब से 0.5 का कर्व ये है, 1 का ये बंदा है, 2 का ये बंदा है, 3 का ये, वो हर एक अलग अलग है, तो 0.5 का ये है, ठीक। अब इसमें 16.7 में देखें कि टी टी वो टाइम है वो कितना बनता है, तो टाइम जो है वो 0.05 आ रहा है, ठीक है, इस कर्व के लिए, 0.5 वाले कर्व के लिए। फिर अगर आपने दूसरा वो सेट करना है, ठीक है, कर्व लेना है, तो फिर उसके लिए क्या होगा कि अब वो फिर अलग आएगा, ठीक है। तो ये कर्व वन मैंने यहाँ पे लिखा भी है, 0.5 वाला कर्व वन, ठीक है, टी डी एस 0.5 वाला कर्व वन, उसमें हमने ये लिया, तो 16.7 आई फॉर टू आई पिकअप के लिए करंट रिले ऑपरेटिंग टाइम जो है फॉर बी थ्री वो आ रहा है 0.05 सेकेंड, ठीक है। तो ये हुआ कि जब फॉल्ट अगर हो गया इस पॉइंट पे, तो प्राइमरीली किस रिले ने ऑपरेट करना है, V3 ने ऑपरेट करना है, और कितने टाइम में ऑपरेट करना है, 0.05 ऑपरेट। अच्छा, अब हम दूसरा केस ये पढ़ते हैं कि यही फॉल्ट अगर हुआ है और ये V3 जो है ये फेल हो गया है ऑपरेट करने में, तो अब किसने ऑपरेट करना है, अब B2 ने ऑपरेट करना है, क्योंकि उसके बाद V2 क्लोजेस्ट है ना, ठीक है। अब अगर V3 नहीं हुआ तो जाहिर बात यहाँ से, अब इसका नुकसान ये होगा कि इसको भी सप्लाई बंद हो जाएगी, ठीक है ना, L2 को भी सप्लाई बंद हो जाएगी। और अगर सिर्फ V3 ऑपरेट कर गया तो फिर L2 को सप्लाई ऑफ नहीं होगी, बल्कि L2 L1 दोनों को, सिर्फ L3 पे, L3 जो है वो इंटरप्ट हो जाएगा। अगर फॉल्ट यहाँ पे आ गए हैं तो अगर ये ऑपरेट कर गया तो यहाँ पे करंट जारी रहेगी, यहाँ पे भी जारी रहेगी, सिर्फ यहाँ पे शट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर ये फेल हो गया, इसने ऑपरेट नहीं किया, सही, तो फिर जाहिर बात है ये वाला ऑपरेट करेगा, जब ये ऑपरेट करेगा तो यहाँ पे भी करेगा, ये मजबूरन जो है ये हेल्दी जो रीजन है इसको भी शट करना होगा। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि फॉल्ट यही है, फॉल्ट की पोजीशन हम चेंज नहीं कर रहे, और हम बैकअप के लिए देखते हैं कि बैकअप रिले कौन सी होगी, वो तो पता लग गई, BTU होगी, और कितने टाइम में ऑपरेट करेगी तो वो अभी हम पढ़ते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, सही। अच्छा, सो ये देखें, अ, अ, ये देखें प्राइमरी प्रोटेक्शन क्लियर फॉल्ट आफ्टर, ठीक है, T3 प्लस टी ब्रेकर, 0.05 प्लस, ठीक है, टी ब्रेकर का मतलब है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बाय द ब्रेकर टू ओपन इट्स कंटेक्ट, जो अभी अब मैंने आपको बताया था, तो वो कितना 5 साइकिल है, तो 5 साइकिल जो करंट हमने अभी किया था, याद है आपको कितना आ रहा था, वो था 1 वॉट 12, ठीक है। सो 1 वॉट 12
जिससे हमारे पास 1 वाटर का असल में बराबर है 0.083 के, ठीक है। सो ये है आएगा 0.083। ओके, सो ये आ गया 0.133, मगर इसके साथ अभी बैकअप हमने वो नहीं किया, सही है। तो पहले हम फाइंड फाइंड करते हैं, ठीक है। ये करंट आई आई प्राइम और आई, ठीक है। सो आई टू पार्ट और आई टी एस टू, अब टी एस टू हम लेंगे, ठीक है। बी टू के लिए टी एस टू जो टैप सेटिंग हमने लिया था वो कितना आ रहा था, 5, याद है आप लोगों को। टी एस वन की वैल्यू देखिए, टी एस वन की वैल्यू 3 थी, टी एस टू की वैल्यू हमने इससे पहले वो 5 थी, और टी एस थ्री की वैल्यू भी 5 थी, ये भी 5 आ रहे थे, ठीक है। टी एस थ्री, सॉरी टी एस टू और टी एस वन, ये तो ये 3, ये 5, ये 5, ये वाला 5 है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। और करंट रेशो सी टी रेशो वही लिखा, तो इससे आ गया 10, ठीक है। 10 को फिर मैं, अच्छा इसमें अब हम टू और कर्व 3 जो है मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कर तो जो वो है वो कितना आता है, 10 के लिए कितना आ रहा है, 0.43, ठीक है। सो 0.43, ठीक है। और अगर आप ये तो खैर कर्व से मुझे अंदाजा लगा, मगर यहाँ से अगर आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। सो 0.05, जो कि ये इतना टाइम तो हम देंगे बी टू को कि ये टाइम गुजर जाए, ये ना हो कि वो 0.05 से भी पहले ऑपरेट कर ले। अगर 0.05 से पहले बी टू ऑपरेट कर गया तो इट मीन्स के ये फिर एल टू और एल थ्री दोनों को सप्लाई ऑफ कर देगा। तो हम 0.05 टाइम, ठीक है, ये भी लेंगे, जो कि बी थ्री रिले का है। फिर सर्किट की ओपन होने का जो टाइम है वो भी हम लेंगे। और फिर सी टी आई, ये आपको पता है कि हम अमूमन लेते हैं 0.2 से 0.5 के दरमियान। तो सी टी आई हमने कितना दिया है, 0.3। सो इन तीनों को ऐड करके हमने जो है 0.43 आ गई, तो ये बिल्कुल वही कर्व के मुताबिक है, सही। बैकअप रिले ने 0.43 सेकंड के बाद ऑपरेट करना है। बैकअप रिले यहाँ पे कौन सा है, बी टू है। हमने बी बी थ्री वाला टाइम भी गुजार लिया, ठीक है। सर्किट के ब्रेकर के और कॉन्टेक्ट्स को ओपन करने का टाइम भी गुजार लिया, और हमने कुछ डिले भी दिया है जिसे हम सीटीआई कहते हैं। तो इस 0.43 के बाद देखिए ना, 0.5 के बाद 0.43 आता है। तो पहले इसको मौका मिला कि बी थ्री ऑपरेट हो जाए, फिर इसका टाइम इससे ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो वो 0.43 बन गया, सही। फ्रॉम द रिले करेक्टरिस्टिक्स टीडीएस फॉर बी टू। अच्छा, अब हम फॉल्ट को, अब फॉल्ट की लोकेशन को हम चेंज करते हैं, सही। तो फॉल्ट जो है अब बी टू के साथ आकर हुआ है, ठीक है। बी टू के राइट साइड पे, यानी बस 1 के बाद बी टू आ रहा है, और फिर ये देखिए यहाँ पे फॉल्ट जो है अब यहाँ पे आकर हो गए। अब प्राइमरीली किस रिले ने ऑपरेट करना है और कितने टाइम में करना है, और अगर वो फेल हो जाए तो फिर बैकअप में किस रिले ने करना है और कितने टाइम में करना है। तो अब ये हमारा वो है टारगेट है, सही। अब इसके लिए फिर हम वो फाइंड करेंगे रेशो फॉल्ट टू पिकअप करंट रेशो, ठीक है। तो फॉल्ट जो है वो आई टू प्राइम फॉल्ट डिवाइड बाई आई टू पिकअप, ठीक है। तो आई ये जो है 3000 पे अपडेट कर रहा है, ठीक है। देखिए ये बस वन के साथ है, तो ये 3000 पे, ठीक है। अच्छा, तो 3000 डिवाइडेड बाय करंट रेशो, सी टी रेशो सॉरी, 200/5 आता है। और डिवाइडेड बाय अगर आप लोग को ज्ञात हो तो टी एस टू 5 आया था। सो टी एस टू 5 ये लिखा हमने, इससे आगे 15, सही। अब जो 15 है इसको हम टी डी एस टू, वही टी डी एस टू जो कर्व था, कर्व थ्री, वही हमने लिया है। और इस पे हमने देखा कि 15 किधर कितने टाइम पे आ रहा है, वो उसका टाइम आ रहा है 0.38, सही है ना। अब आप
कहेंगे कि 0.38 तो 0.43 से कम है। नहीं, ये इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे फॉल्ट जो है किसी और पोजीशन पे था, अब हमारा सिनेरियो चेंज हो गया, अब हमने फॉल्ट किसी और पोजीशन पे रख दिया है, ठीक है। तो अब ये ना समझे कि इसका टाइम तो उस दूसरे से कम है और ये वाला जल्दी ऑपरेट हो जाएगा, नहीं। ये वो फॉल्ट 1 के लिए था, अब ये फॉल्ट 2 के लिए है। तो इसलिए इस टाइम का उससे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, इसका टाइम के इसके बैकअप के साथ ताल्लुक है, इसके बैकअप का टाइम इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक? अच्छा, तो ये जो है 3000 डिवाइड बाय, ठीक है। अब बैकअप के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो 3000 डिवाइड बाय, ठीक है, बी वन ने ऑपरेट करना है ना, बी टू अगर फेल हो गया तो देखिए, अगर ये फेल हो गया तो फिर उसके पीछे क्या है, बी वन है यहाँ पे, वो बी वन ने ऑपरेट करना है, तो उसका टाइम कितना होगा। पहले हम पिकअप करंट, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है यानी आ, हम्म, ये देखिए, इसको कर्व से कर लें या उसको कैलकुलेट कर लें। एक ये जो कैलकुलेशन है, ये कर्व जो है इसी कैलकुलेशन के बेस पे आया हुआ होता है। अगर आपको कर्व अवेलेबल है तो कर्व से कर लें, अगर कर्व नहीं है तो कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। अच्छा, 0.38 कैलकुलेशन से किस तरह करेंगे। 0.38 तो हमने B2 रिले को चांस दिया कि वो उधर कर ले, तो B2 टाइम उसका हो गया। ये जो है सर्किट ब्रेकर की 5 साइकिल्स जो बनते हैं, ये उसका है, ठीक है। और CTI मैंने आपको बताया था कि वो हम हर रिले को देते हैं, बैकअप रिले को, ताकि वो इतना टाइम उसको मिल जाए कि वो रिले, ठीक है। तो ये 0.3 आ गया, तो इसे देखिए 0.76। तो इसका जो प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए जो रिले कितने टाइम पे ऑपरेट कर होना चाहिए, वो होना चाहिए 0.43, ठीक है, सॉरी 0.38, ठीक है, 0.38 पे। तो 0.38 पे, और अगर इसका बैकअप जो है 0.76 पे ऑपरेट होगा, ठीक है। तो ये इसकी समरी है। TS और TDS हमने फाइंड करनी थी, तो TS B3 के लिए 3, B2 के लिए 5 और B1 के लिए 5, सही। इसी तरह जो TDS था इसके लिए 0.5, इसके लिए 2 और इसके लिए 3, लेकिन ये 3, TDS 3 हम लिया है, सही है। ओके, अब जो है अगर फॉर एग्जांपल, ये तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था ये सिंगल सोर्स के लिए था, यानी इस साइड पे ये देखिए सिंगल सोर्स है और दूसरी साइड पे सोर्स नहीं है, तो इसकी करंट की जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में है, यूनी डायरेक्शन है। अब अगर इस साइड पे भी जनरेटर हो और कोई फॉल्ट अगर हो जाए, यानी अगर यहाँ पे अभी अगर फॉल्ट अगर हुआ था, तो इसकी जो फॉल्ट करंट की जो फ्लो है वो इस तरह है बस, सही। मगर अगर यहाँ पे भी जनरेटर हो, डबल सोर्स में, सही है, तो और यहाँ पे फॉल्ट अगर होता है तो फिर यहाँ से भी करंट इधर फ्लो करेगा, ठीक है, फॉल्ट, और यहाँ से भी करेगा। इस तरह अगर यहाँ पे अगर हो जाए फॉल्ट, तो यहाँ से भी इस तरह ऑपरेट करेगा और फ्लो करेगा, और यहाँ से भी करेगा। तो अगर टू सोर्स हो गए तो फिर उसमें हम किस तरह इसको डील करेंगे, सही। तो वो जो है, अब ये ओवर करंट रिले यहाँ पे फेल हो जाते हैं, सही है। और फिर जो है हम क्या करते हैं कि जो डायरेक्शनल रिले हैं फिर वो हम यूज़ करते हैं, फिर उससे जो है डायरेक्शन का अंदाज़ा होता है कि कितने जो है यानी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और कौन सी रिले किसके साथ करीब है। तो, ये जो है यानी फिर उसके लिए डायरेक्शनल रिले यूज होते हैं, सही। तो थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि जूम का टाइम आउट हो गया है, फिर हम डायरेक्शनल रिले उसमें पढ़ लेंगे, सही।